नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की जो हमारी पॉलिटिकल विज्ञान यानी राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ अध्ययन कर लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था, यानी एक तरफ हमने लद्दाख का एक तरह से विस्तृत वर्णन प्राप्त किया, तो दूसरी तरफ केरल का, है ना। देखिए, ये केरल का और लद्दाख का हमने एक तरह से विविधताएं जो वहाँ पर विद्यमान हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आगे अब देखते हैं, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यानी हमने एक तरह से अध्ययन किया है, जानकारी प्राप्त करी है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कौन सी स्थितियाँ? भौगोलिक स्थितियाँ, ठीक है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया, यानी भौगोलिक स्थितियाँ एक तरह से अलग अलग हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। सांस्कृतिक प्रभाव के दृष्टि से हम देखें तो एक प्रकार के हैं। दोनों ही क्षेत्रों को यानी केरल को और लद्दाख को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया, ठीक है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यानी केरल में एक तरह से मसाले की खेती अधिक होती है, इस वजह से वहाँ पर व्यापारी आए, और लद्दाख में उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, इस वजह से वहाँ पर व्यापारी आए, व्यापारियों को उन्होंने अपनी ओर खींचा, ठीक है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। इन बातों से हमको पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र का इतिहास और भूगोल से क्या होता है? गहरा रिश्ता, ठीक है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यानी उस समय की प्राचीन काल की ही नहीं, ये वर्तमान काल की भी आवश्यकता है कि हमको काम की वजह से, रोजगार की वजह से, व्यापार की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, ठीक है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। यानी हम एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहां के रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो एक तरह से नियम होते हैं वो धीरे धीरे हमारे जीने का तरीका बन जाते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विविधता में एकता, यानी विविधताएं होते हुए भी हमारे यहाँ पर एकता विद्यमान है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। यानी एक तरह से जो अनेकता है या विविधता है उसको भारत की ताकत का स्रोत यानी साधन माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, है ना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, यानी उन्होंने ना कोई जाति देखी ना कोई भाषा, है ना। उनकी भाषाएं भी अलग थी, जातियाँ भी अलग थी, रहन सहन खान पान सब अलग था, लेकिन सब ने एकजुट होकर के, है ना, संगठित होकर के आंदोलन किया।
इकट्ठे ही जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं। यानी अंग्रेज़ों की, विदेशियों की एक तरह से ये सोच थी कि हम भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अनेकता हैं, विषमता हैं, विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। यानी भौगोलिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर या आर्थिक तौर पर वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें वो सब एक हैं। ठीक है, देखते हैं, दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुनचन कन फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल तुम ना जाना। ठीक है, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। खून के दिन हमारे प्यारे भूल ना जाना। ठीक है, एक कविता एक तरह से देशभक्ति कविता जिसको हम कह सकते हैं। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन हमारे खून के प्यारे भूल ना जाना। ठीक है, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन हमारे खून के प्यारे भूल ना जाना। ठीक है, भारतीय जन नाट्य संघ एप्टा, यानी उनके द्वारा ये कविता की चंद लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। यानी एक तरह से जनरल डायर के द्वारा जो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, एक दृश्य विभत्स जो कांड किया गया था, उसके बाद, हत्याकांड के बाद यह गीत गाया जाने लगा था। ठीक है, इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। यानी निहत्थे, यानी उनके पास कोई हथियार नहीं था और वो एक बाग में बैठ कर के एक तरह से सभा कर रहे थे और ब्रिटिश जो जनरल था उसने उन पर गोलियां चलवा दी और जो बाग में इकट्ठे सभा कर रहे थे, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, है ना। उसमें बहुत से लोगों की जानें गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। यानी जो शहीद जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए थे उन्हीं की याद में यह गीत गाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, है ना। यानी जो हमारा भारतीय झंडा है, एक तरह से तिरंगा जो झंडा है उसकी कहानी को जानते हैं या नहीं जानते? बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना, यानी एक तरह से इसको सोच जो इसकी थी, है ना, कल्पना जो थी, हमारा भारतीय झंडा ऐसा होगा, कल्पना की गई थी। ठीक है, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। यानी जो भारत में एकता, विविधता में एकता हमको दिखाई देती है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर से ला कर के और भारतीयों पर इस एकता को थोपा गया हो, है ना, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, यानी अंदर तक समाई हुई है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यानी पंडित नेहरू के द्वारा ये विचार दिया गया कि अनेकता में एकता। ठीक है, तो एक तरह से आज हमारा ये अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।